हेलो स्टूडेंट्स, क्रैक ग्रेड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस्टर मिलिंद। मिलिंद ने आईएफएससी ग्रेड 2024 क्लियर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिंद, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। बहुत ही कम वैकेंसी थी, टफ कंपटीशन, और फाइनली आप आईएफएससी ग्रेड ऑफिसर बन गए हो। थैंक यू सर। तो कैसा फील हो रहा है, मतलब एक बैंक ऑफिसर से आईएफएससी ग्रेड ऑफिसर? सर काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। काफ़ी टाइम से तैयारी की थी, बीच में कुछ हर्डल्स भी आए थे, बट इवेंचुअली जब सक्सेस मिल जाती है तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कामनेस टाइप की लगती है कि ठीक है, अब टेंशन में या फिर प्लान्ड वे में नहीं रहना पड़ेगा, आप अपने मन की चीज़ें कर सकते हैं। सभी हमारे फॉलोअर्स को मैं बता देता हूँ मिलिंद का थोड़ा बैकग्राउंड। मैकेनिकल इंजीनियर है, 2019 पास आउट है। उसके बाद आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, एसबीआई जूनियर एसोसिएट एग्जाम क्लियर किया। 2022 में वो उन्होंने टेक्निकल ऑफिसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया, तब से वहाँ पे वर्किंग थे। तो मिलिंद, मैं और भी देख रहा था, आपने रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स की बात करें तो सिडबी, पीएफआरडीए, सेबी, आईएफएससी ग्रेड ये लास्ट ईयर भी दिए थे, और उसमें सक्सेस नहीं मिली थी। तो क्या स्ट्रेटजी में चेंज किया और उन गलतियों से क्या सीखा आपने कि इस साल आपको फाइनली लिस्ट में नाम आया है? और कई बार क्या होता है ना, फेलियर से थोड़ा एक स्ट्रेस भी आ जाता है कि मल्टीपल एग्जाम्स में फेलियर, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या किया? सर जैसे स्ट्रेटजी में मैंने बदलाव तो किए थे, तो लास्ट टाइम मैंने ये समझ रहा था, मैं मेरी जो गलती रह रही थी कि जैसे कोचिंग मटेरियल पे मैं हमेशा रिलाई किया हूँ मोस्टली, क्योंकि वर्किंग के साथ में उतना टाइम नहीं रहता हम्म। था। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं पीडीएफ को पढ़ने लग जाता था, मतलब पहले मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि कवर नहीं कर पाता था, इवेंचुअली रिवाइज भी नहीं हो पाते थे, क्योंकि कई बार वो कॉम्प्रिहेंड करना, रिवाइज नोट्स हम्म। बनाना बहुत बल्कि हो जाता था। तो इस वजह से ये मैंने नोटिस किया था कि पहले के मैंने दो एग्जाम दिए थे, सेबी में और आईएफएससीए में, लास्ट ईयर, मतलब सेबी इन हम्म। 2022 और आईएफएससीए लास्ट ईयर का। तो हम्म। वहां मैं ये समझ पा रहा था कि मेरे मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं रह रहा है। तो हम्म। फिर इस बार मैंने स्ट्रेटजी में ये चेंज लाया था कि अब मैं कहीं ना कहीं एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, कि जो हम्म। आपकी क्रैक रेट भी के अपने टॉप 100 एमसीक्यूज रहते थे, या फिर जैसे चैप्टर्स के आपके टॉप एमसीक्यूज रहते थे। हम्म। इसके अलावा जैसे बजट आया था, इकोनॉमिक सर्वे मैंने पूरा पूरा आपकी जो एमसीक्यू पीडीएफ थी उसी से ही किया था, बजट मैंने खुद से प्रिपेयर किया था। तो ये मेरी मतलब स्ट्रेटजी में बदलाव था, और कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प की है मेरे को, क्योंकि इवन अगर एक कोचिंग वाला उस पर ऑलरेडी काम कर चुका है, कोई भी एक मेंटोर, तो ऑब्वियसली उसने की पॉइंट्स ऑलरेडी अलग कर दिए और आपको बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, देखना है। और सर डेफिनेटली एक स्ट्रेस तो रहता था ये जब फेलियर हुए थे, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं पेरेंट्स का साथ था, वाइफ का साथ था। ये बीच में एक साल का मैंने कहीं ना कहीं 4-5 महीने का गैप भी लिया था, मतलब हम्म। उस टाइम पे मैंने एग्जाम्स देने बंद कर दिए थे, थोड़ा वेकेशंस वगैरह पे गया था फैमिली के साथ में। तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला था, और फिर आके फ्रेशली मैंने 2024 में शुरुआत से फिर डिलीजेंटली थोड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप वर्किंग थे, टाइम कैसे मैनेज किया? बहुत सारे वर्किंग एस्पायरेंट होते हैं, बैंक में प्रेशर रहता है काम का थोड़ा। आज के सिनेरियो में तो टफ रहता है प्रिपरेशन, तो एक क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? क्योंकि बहुत सारे मोस्टली रेगुलेटरी बॉडीज में एस्पायरेंट्स होते हैं, वर्किंग एस्पायरेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर के। सर इसके लिए तो बस अब यही रहता है कि आपके पास जितना टाइम आप स्क्वीज कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में मेरा मोस्टली रूटीन रहता था कि 2 से 3 घंटे मैं कवर कर लूँ डेली। तो सुबह उठ के पढ़ाई कर ली, जैसे मोस्टली मैं पीडीएफ्स को ही फॉलो करता था, जो भी करंट अफेयर वगैरह आ रहे हैं, या फिर आपके 10 दिन के जैसे कंपाइलेशंस रहते थे उनको रिवाइज हम्म। कर लिए। इसके अलावा जैसे जब ऑफिस में रहता था, तो अगर वहां कभी मेरे को टाइम मिल पाता था, तो हम्म। स्कीम्स वगैरह रहती हैं, इवन आरबीआई के सर्कुलर हमारे भी पोर्टल्स पे आते हैं कि एनआरएलएम के आ गया, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये ऐसी चीजें रहती हैं कि कहीं ना कहीं आपके काम से रिलेटेड ही रहती हैं। तो वो चीजें वहां पर रिवाइज कर लेता था। इवेंचुअली फिर शाम को आके कुछ ऐसी चीज, जैसे अगर मॉक लगाना है, या फिर जैसे सेबी और आईएफएससी में सब्जेक्ट नॉलेज भी चेक की जाती है, तो हम्म। कॉमर्स के, अकाउंटेंसी के, कंपनीज एक्ट, ये सब चीजें थोड़ा आके शाम को फिर रिवाइज करता था। तो शाम को तो 1 से 1.5 घंटा ही कर पाता था, मोस्टली मॉर्निंग में ही करता था। ठीक। एक मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। जैसे स्पेसिफिकली तो टेलीग्राम पे ही डिस्कशन में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो अपने आप को, क्योंकि और एक ना फियर ऑफ फेलियर हो जाता है कि टेलीग्राम पे पता नहीं क्या ही आ जाएगा ग्रुप में, मेरे से मिस ना हो जाए।
रहता है एक जनरली जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इस फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए क्या किया था? या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? सर, जब नया-नया मैं भी तैयारी शुरू किया था, तो कहीं न कहीं मैं भी इस चीज़ में फँसा था। थोड़ा-सा टेंशन तो हो जाता है, टेलीग्राम पे हम्म। देखो तो मल्टीपल सोर्सेज़ दिखते हैं, कई लोग अपना स्ट्रैटेजी बता रहे होते हैं, तो अपन कहीं न कहीं फ़ील करने लग जाते हैं कि यार अपन पीछे छोड़ रहे हैं, फोमो टाइप का होने लग जाता है। हम्म। तो बट ये थोड़े टाइम के लिए था, आई थिंक कुछ महीनों के लिए था, बट इवेंचुअली फिर कहीं न कहीं जब टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, तो इवेंचुअली मेरे फ़ोन में एज़ सच कोई ऐप्स भी नहीं थे। इवन हम्म। मैं किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे जस्ट चलाता हूँ, वो मीम्स वगैरह देखने के लिए रहते थे कि अपने आप को थोड़ा-सा कूल ऑफ करने के लिए कि हाँ भाई, दिमाग हम्म। डाइवर्ट करने के लिए। बाकी उसके अलावा एज़ सच कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, बाकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मैं खुद मतलब नेचर वाइज़ भी ऐसा हूँ कि बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो उसमें इतनी एज़ सच दिक्कत नहीं आई थी मुझे। ओके। दूसरा क्वेश्चन मैं जनरली हमारे सब्सक्राइबर से पूछता हूँ कि इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, अग्रेसिव मार्केटिंग के साथ भी हैं, आप बैंकिंग अफोर्डेबिलिटी वाज नॉट एन इशू, तो क्रैक ग्रेड भी ही क्यों चुना आपने? हाँ सर, क्रैक ग्रेड बी का मैंने मेरे को सबसे पहले ध्यान आता है आई थिंक 2022 के आसपास, एक बार जब बजट रिलीज हुआ था। तो उस टाइम मैं कहीं पे ढूंढ रहा था, तो क्रैक डेट भी मेरे को एक पीडीएफ मिली थी बजट की, और वो मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी। मतलब जिस तरीके से उसमें सारा कंटेंट और की चीजें अलग से बताई हम्म। गई थी। तो वो पहला इंस्टेंस था जब मैंने क्रैक ग्रेड बी के बारे में सुना था, क्या क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो उस टाइम मैंने आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स परचेस किया था, ऑल्दो मैं उस टाइम पे मतलब उतना सीरियसली तैयारी नहीं किया था आरबीआई ग्रेड बी की। बट कहीं ना कहीं ओवरव्यू मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ, ये मतलब शॉर्ट कंटेंट है, किया जा सकता है। क्योंकि उसके पहले हम्म। एक दोस्त का मैंने कंटेंट चेक किया था, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का था। तो उसका मैंने कुछ टाइम पढ़ाई भी की थी, बट इवन 2 या 3 महीने में मैं शायद उसके 3 या 4 चैप्टर भी पूरे नहीं कर पाया था। क्योंकि इतना ज़्यादा वो इलैबोरेट था कि वो मतलब समझ में आ गया था कि वो 2 साल में भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो हम्म। इसलिए क्रैक डेड भी का एक तो ये मेरे को ये था कि शॉर्ट एंड कंसाइज़ है, तो वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और दूसरे जो आपके एमसीक्यूज़ वगैरह आते थे, वो मैंने कुछ टाइम पहले भी देखे थे, यूट्यूब पे भी देखता था। तो एक वो काफ़ी हेल्पफुल लगा था, इसलिए इसको फ़ॉलो करता था। ओके। तो जैसे कि आईएफएससी हमारा फेज 1 जो है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं। मेन हम डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज क्या फॉलो किए थे आपने मेनली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि कोचिंग कंटेंट भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके बाद खुद से भी बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि आरबीआई की वेबसाइट पे या अदर रेगुलेटरी बॉडी, न्यूज़ करंट अफेयर भी खुद से पढ़ने में लग जाते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे के रेफरेंस डॉक्यूमेंट से। तो इतना टाइम जनरली वर्किंग एस्पिरेंट्स के पास होता नहीं है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी फेज 1 के लिए स्पेसिफिकली? तो सर, अब जैसे क्योंकि फुल टाइम वर्किंग था, तो कहीं ना कहीं ये चीज पहले से दिमाग में थी कि देखो टाइम आपके पास में लिमिटेड हम्म। ही है। अब उसमें आप या तो 4 जगह आप अपना अपने तरीके से कर लो, या फिर एक चीज पे कंसंट्रेट कर हो जाओ। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं फायदा भी करता है वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए, कि वो टू द पॉइंट ही बात करते हैं, टू द फोकस एक हम्म। ही चीज पे रिलाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आरबीआई ग्रेड भी मतलब क्रैक ग्रेड बी पे ही रिलाई किया था। हम्म। और जैसे आरबीआई सर्कुलर्स हो गए, उसका काफी अच्छा जिस्ट आता है, मयंक सर से मैंने कई बार उनकी वीडियोस देखे हैं। उसके अलावा जैसे पीआईबी और करंट अफेयर का जो अपन न्यूज वर्ल्ड का कंपाइलेशंस रहता था, वो काफी अच्छा लगता था। तो इतने करने के बाद मतलब ये भी मेरे को बहुत ज्यादा लगता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और एक दो जो फेलियर्स हुए थे, वहां पे यही रीजन था कि मैं उनको दोबारा रिवाइज भी नहीं कर पाया था, क्योंकि उतने अच्छे से मैं उसके साथ में कि प्रैक्टिस में नहीं आ पाया था, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इवेंचुअली फिर जब दूसरी बार मैंने इस बार जनवरी में शुरुआत की थी तैयारी की, तो कहीं ना कहीं वो हम्म। चीज मैं दोबारा से मतलब सीखना चाहा था कि लास्ट टाइम जो गलती की थी वो इस टाइम नहीं करनी है। और इवेंचुअली फिर एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ के मैंने उसी पे रिलाई किया, और उसी के ही कंटेंट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। इवन आईएफएससी जाने के पहले तो मैं कहीं ना कहीं जो आपके टॉप हंड्रेड्स ये बजट थे, इकोनॉमिक सर्वे थे, टॉप एमसीक्यूज थे, उनको तो 4 से 5 बार मैंने रिवाइज कर लिए थे, इवन फिगर्स भी याद हो गए थे। और वही आईएफएससी में काम भी आया, क्योंकि इस बार आई थिंक वहाँ का पेपर थोड़ा सा लीनियंट था कह सकते हैं लास्ट टाइम के मुकाबले। लास्ट टाइम थोड़ा टेक्निकल चीजें थी, इस बार थोड़ा हम्म। वाइड वैरायटी ऑफ चीजें थी, मतलब डेप्थ में नहीं गया था, हॉरिजॉन्टली थोड़ा उसने ज्यादा पूछा था। तो वो वहां पर काम आ गया। ओके। फेज 1 और फेज 2 के बीच में भी गैप काफी कम ही रहता है, और इस दौरान आपको बहुत सारे, जैसे कि आईएफएससी एक्ट पढ़ना था, आईएफएससी के सर्कुलर्स हैं, इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस भी पढ़ने थे, क्योंकि लास्ट ईयर
7 to 8 क्वेश्चन रेगुलेशन से भी आए थे। प्लस आपको बाकी इंश्योरेंस का टेक्निकल पार्ट पढ़ना था, पेंशन सेक्टर, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इस शॉर्ट टाइम में कैसे मैनेज किया था, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रही थी? क्योंकि कंटेंट तो जनरली क्या होता है कि हम फेज 1 से पहले ही कवर कर लेते हैं अगर हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन भी मार्च में ही आ गया था, टाइम काफी था। तो उस फेज 1 और फेज 2 के बीच में जो गैप था उसको कैसे मैनेज किया था? इस बार सर एक चीज मैंने नोटिस की थी कि सारे एग्जाम लाइन बाय लाइन लगे हुए थे। मतलब ये चीज हम्म। हुई है कि आप आईएफएससी का फॉर्म आई थिंक मार्च के आसपास भर गया था, फिर डिले होता गया था, थोड़ा सा एंड में हुआ है, फिर उस बीच में सेबी आ गया था। आरबीआई की नोटिफिकेशन आया, उसमें सीट्स कम हो गई थी, तो वहां से तो मैं समझ गया था कि भाई यहाँ अपन compete नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम लिमिटेड है, और कहीं ना हम्म। कहीं पिछले लास्ट ईयर में आईएफएससी दे चुका था, तो उस पर मेरे को थोड़ा ज्यादा बिलीव हो रहा था कि इसको ट्राई करते हैं। और इवेंचुअली सेबी और आईएफएससी के साथ में ये हुआ था कि सेबी का जो मेंस था वो आईएफएससी की प्री के एक दिन पहले था। तो यहाँ से ये चीज़ इंश्योर हो गई थी कि अगर मैं सेबी के अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा तो आईएफएससी भी कहीं ना कहीं क्रैक कर सकता हूँ। तो सेबी के कंटेंट पे मैंने वहाँ ध्यान दिया था कि जो उसके अपने क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाले जो कोर्स 6 सब्जेक्ट आते हैं उनको वहाँ पे इस बीच में मैं उनको कवर करता रहा था रेगुलरली। और एग्जाम आने के लगभग 15-20 दिन पहले तक फिर जीए वगैरह रिवाइज करना शुरू कर दिया था। स्कीम्स हो गई, स्कीम्स में बहुत स्पेसिफिक जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, जो टॉप हम्म। 8 to 10 स्कीम्स रहती हैं अपनी, सोवरेन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड और ओम्बड्समैन और इस तरीके की जो रहती हैं, उनको रिवाइज करना शुरू कर दिया था। तो वो कहीं ना कहीं वो तैयारी मेरी सेबी और आईएफएससी दोनों में काम आ गई थी। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली सेबी तो क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आईएफएससी में उस चीज की मेहनत काम आ गई। लास्ट ईयर आईएफएससी में कहाँ मिस कर गए थे? लास्ट ईयर तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था। एक्चुअली मेंस जो मैंने दिया था उसमें मेरे समवेयर अराउंड 30 नंबर आए थे, मेरे को याद आता है, फेज 2 का जो पेपर 2 होता है। और ओके इस ओके। बार कहीं ना कहीं 80 क्रॉस हो रहा है, तो लास्ट ईयर तो कह लीजिए ब्लैंक ही बैठा था बिल्कुल, मतलब बस ऐसे ही दे के आ गए थे। इस बार ये था कि हाँ, लास्ट टाइम एक बार एक्सपीरियंस ले लिया था, और थोड़ा सा ये भी था कि अब क्लियर करना है क्योंकि एज भी कहीं ना कहीं निकलती है, आप जॉब के साथ साथ आपके साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसी बीच में मैरिज हो गई थी। तो हम्म। फिर ये था कि इस बार निकालना है, तो इस बार थोड़ा डेडिकेटेडली इन पे फोकस किया था, इस स्पेशली ऑन सेबी एंड आईएफएससी तो एक एग्जाम। ये मैसेज भी जाता है जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कि अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, एक कंसिस्टेंसी के साथ, आप फोकस्ड होके, तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपने 30 से 80+ मार्क्स की जर्नी क्रॉस की है। यस सर। अब ये चीज तो रहती है सर, आपके साथ पर्सनली प्रोफेशनली तो ऑब्लिगेशंस आते ही रहते हैं। बट हम्म। इवेंचुअली वही बात हो जाती है कि आप मतलब ये चीज कई बार मैं अपने मोटिवेट करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए बोलता था कि भाई शुरुआत क्यों की थी, मतलब इतना आपने टाइम एफर्ट डाला है, मतलब कुछ और भी कर सकता था, मतलब पैरेलल कोई डिग्री ले हम्म। लेता, डिप्लोमा कर लेता। बट इवेंचुअली इस चीज से स्टिक थे, तो फिर अगर कभी ऐसा लूज होने लग जाती हो तो फिर बस यही रहता है कि आप शुरुआत क्यों किए थे, आपके साथ में कौन है, आप किसके लिए, आप किसको सपोर्ट करोगे, आपका फ्यूचर कैसा होगा, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे आप कितने खुश हो, या फिर वहां अपना फ्यूचर क्या देखते हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते थे जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड कराते रहता था, तो फोकस थोड़ा क्लियर हो जाता था कि हाँ भाई, अब अभी आपके पास में एज है, अभी आप एलिजिबल हो, तो एफर्ट डालना चाहिए। एक और जनरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं एक प्रॉब्लम ना, इस जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स है, सेबी का हो, आईएफएससी हो, आरबीआई का जीए हो या आरबीआई का फेज 2 हो, इनमें फैक्ट्स और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको बहुत सारा डेटा क्रैम करना होता है, क्योंकि आपको बजट भी क्रैम करना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे भी, आपको स्कीम्स भी, आपको फाइनेंस का स्टेटिक भी क्रैम करना है, आपको सर्कुलर्स भी आरबीआई के, बहुत सारे डेटा, आईएफएससी के सर्कुलर हो गए। तो क्रैमिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीक होती है, चैलेंज फेस करते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज? और डेफिनेटली सर, इसमें इवन मुझे भी दिक्कत आती थी काफ़ी, बट इसके लिए मैंने ये ट्राई किया था कि जैसे कोई अगर टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जैसे आरबीआई का हो गया कि सीपीआई से रिलेटेड कोई डेटा पढ़ रहा हूँ, हम्म। डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड या फिर एमपीसी से रिलेटेड पढ़ रहा हूँ, तो उसी टाइम पे उसके जैसे थोड़ा सा अपन ने एक्स्ट्रा जाके नेट पे सर्च कर लिया या फिर अपने नोट से पढ़ लिया कि भाई हम्म। एमपीसी का पढ़ रहे हैं तो कितने मेंबर होते हैं, करंटली कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने टाइम में उनकी मीटिंग्स होती हैं, हम्म। उनके मिनट्स कब सबमिट किए जाते हैं, इस तरह के छोटे छोटे जो फैक्ट्स रहते हैं, वो आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके साथ में कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ लोगे, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव हो जाता है। मतलब जब आपको सीपीआई का नाम सुनाई देगा तो उसका आपको बेस ईयर याद आ जाएगा, कौन उसको रिलीज करता है, लास्ट क्वार्टर में या फिर लास्ट ईयर में उसका कितना कुछ परसेंटेज रहा था। फिर भी अगर क्लियर भी याद ना है तो कहीं ना कहीं एक
हल्का सा रफ फिगर तो आपके दिमाग में आ ही जाता है। वही मोस्टली मैंने ट्राई किया था यहाँ पर। मतलब इन डेप्थ स्टडी प्लस रिवीजन इज द मेन की। यस सर, अगर टाइम कम है तो डेफिनेटली आपको लिंक तो करने पड़ेंगे थोड़ा सा कई सारी हम्म। चीज़ों को साथ में, और उसी की तरह आपकी एक कहानी कह लीजिए दिमाग में बन जाती है, तो आप याद होती जाती हैं चीज़ें इवेंचुअली, मल्टीपल टाइम रिविजन्स करने से वो एग्जाम के टाइम तक भी याद रहता है। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बैंकिंग सेक्टर क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारी अदर जॉब्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जॉब हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और एसएससी भी है, यूपीएससी की तरफ भी चले जाते हैं काफी स्टूडेंट, तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ ही क्यों? तो सर मेरी एक्चुअली 2019 में मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी हुई थी माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हम्म साइंस ग्वालियर से। और उस टाइम पे मैं थोड़ा सीरियस था गेट के लिए, मतलब उस टाइम पे हमारे जो सीनियर्स रहते थे कॉलेज में, और वहाँ पे थोड़ा ऐसा माहौल भी था, साथ के दोस्त रहते थे कि हम्म आई वॉज मोटिवेटेड फॉर गोइंग इन IOCL ONGC बाय क्लियरिंग द गेट। सो उस टाइम 18 से मैंने तैयारी शुरू की थी, और 19 का एग्जाम अपियर किया था, ठीक ठाक रैंक हम्म आई थी और मार्क्स भी ठीक थे, बट टॉप PSUs नहीं ऑफर हो रहे थे। तो फिर एक साल का मैंने ड्रॉप लिया और इवेंचुअली दोबारा प्रिपेयर किया था। और फिर जब मैंने गेट दिया तो इवन मैं मोर प्रिपेयर्ड था, लेकिन मेरे मार्क्स सेम टू सेम आए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ गया था कि वो 3 घंटे का खेल ही रहता है, वहां पे जाके क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। और फिर हम्म उतना देने के बाद में एक बार्क का एग्जाम हुआ था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। तो फिर उसका भी दिया था, तो उसका मेरा रिटर्न निकल गया था, और इवेंचुअली उसका फिर मैंने इंटरव्यू दिया था। बट इस बीच में ये हो गया था कि कोविड आ गया था, तो कोविड आने की वजह से जितने रिजल्ट्स थे वो सारे डिले हो गए। हम्म गेट के भी ऐसा कोई PSUs के पेपर्स होने वाले थे, बट वो पेपर्स नहीं हुए थे, उस टाइम डिले हो गए थे। तो उस बीच में फिर मैंने एमटेक ज्वाइन कर ली थी IIT हैदराबाद में, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से। फॉर मतलब फोर्सफुली थी, मतलब मन से तो नहीं थी, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट कुछ करना था, गैप आ जाता रिज्यूमे में, इस वजह से उसको ज्वाइन किया हम्म था। बट कोविड जैसे जैसे खिंचता चला गया था, तो वो हम लोग का वर्क स्टडी फ्रॉम होम ही चलता रहा, वहां में कभी जाने का मौका नहीं मिला। और घर में फिर कुछ टाइम कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी कि कहीं ना कहीं ये हो गया था कि अब जॉब लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस हम्म टाइम सिनारियो ऐसा दिख नहीं रहा था कि जॉब मतलब मिलेगी इजीली, इवन IIT से पास आउट होने के बाद भी। तो फिर ये एक पॉइंट था 2021 के बीच में, जहां मैंने एमटेक से ड्रॉप आउट लेके बैंकिंग की तैयारी शुरू की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक दोस्त भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, और इसमें समझ में आता था कि थोड़ा जल्दी जॉब मिल जाती है, ऐसा मैंने सुना था। तो हम्म 2021 के मिड में मैंने अपना मतलब एग्जाम तैयारी शुरू की थी मई के आसपास। और पहला एग्जाम जो मेरा निकला था वो IDBI PGDBF AM का था, वो आई थिंक अक्टूबर या नवंबर के आसपास निकला था। फिर SBI JA उसी साल का मेरा निकल गया था, और हिमाचल की पोस्टिंग मेरे को आ गई थी। बट हिमाचल में उस टाइम पे काफी बर्फबारी हो रही थी, तो फिर वहां पे मैंने सोचा कि वहां तो नहीं जाना होगा। तो हम्म इवेंचुअली फिर यूनियन बैंक का टेक्निकल ऑफिसर आया था, और इसमें एक खास बात ये थी कि उन्होंने बीटेक सिर्फ मांगा था, मतलब कोई आपसे फाइनेंस का एक्सपीरियंस नहीं या फिर प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये मैंने दिया था, और इवेंचुअली ये भी क्लियर हो गया था। आई थिंक 31 दिसंबर को इसका मेरे पास में रिजल्ट आया था। हम्म तो फिर मन बना लिया था कि अब यहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का भी मैं दोस्तों से पूछता रहता था कि क्या फर्क होता है जॉब हम्म एक्सपीरियंस में, जॉब रोल में। तो ये समझ में आ रहा था कि स्पेशलिस्ट शायद बेटर एक जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यहाँ से मेरा मैकेनिकल से बैंकिंग की तरफ आना मतलब हो गया। सो नाउ आईएफएससी क्लियर किया है, तो अभी फिर जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स रहते हैं उनका आरबीआई टारगेट रहता है, तो डू यू एनी सच एम टू गो टू आरबीआई और यू विल स्टिक टू द आईएफएससी? नो सर, एक्चुअली इसका मेरा टारगेट एज सच कभी था नहीं। मैंने 2022 में मैंने एक तैयारी शुरू की थी, मेरे को उस टाइम पे जॉब की जरूरत थी, तो मतलब 2021 में तैयारी शुरू की थी। तो जॉब जब मिल गया था, तो उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया कि ओके RBI ग्रेड बी का एग्जाम ऐसा होता है, इस तरीके की उसमें सिलेबस रहता है। मतलब सुना पहले भी था, बट इतने डीप में कभी देखा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जॉब थोड़ा इस तरीके का डिमांडिंग था, और इवन बैक ऑफिस में मैं बैठता था तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7:30 से 8 बज जाते थे। तो हम्म इवन दो मैंने इसके एक दो बार कोर्सेज खरीदे हैं, बट कभी मैं पूरा उसको मतलब खत्म नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाया उस चीज के लिए कि मैं उसको अपेयर करूं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मेरा काम जो था वो क्रेडिट एनालिसिस से रिलेटेड रहता था, तो वहां मुझे हम्म कॉस्टिंग पता होनी चाहिए, बैलेंस शीट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आना चाहिए था। तो ये चीज कहीं ना कहीं सेबी और IFSC के सिलेबस से मैच कर रही थी, मतलब सेबी के सिलेबस से उस टाइम पर। हम्म तो ये एक रीजन था कि मैं उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने लगा था, और कहीं ना कहीं RBI तो मेरे लिए सेकंड ही था, मतलब उतना ऑल्दो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बट मेरे लिए हमेशा से ये ऑर्गेनाइजेशन आगे रही थी, क्योंकि इनका सिलेबस मैं मतलब टाइम के साथ साथ प्रिपेयर कर सकता था।
तो इस तरीके से फिर आईएफएससी का आना हुआ, तो सेबी की प्रिपरेशन हो ही रखी थी, तो फिर यहाँ का एग्जाम निकल गया इवेंचुअली। तो आपकी काफ़ी इंस्पायरेशनल जर्नी रही है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए भी मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशनल है ये। क्योंकि आपने 2019 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद गेट के फेलियर्स, देन अदर एग्जाम्स लाइक बीच में सेबी, पीएफआरडीए, आईएफएससी के फेलियर्स, और उनसे आपने गलतियों से सीखा और आज आईएफएससी ग्रेड ए ऑफिसर हो आप। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या होता है ना, गिव अप कर देते हैं मल्टीपल फेलियर से। और हमेशा देखो, एक इस चीज से हमें जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको ही बोलना चाहूंगा कि उन्होंने देखा कि गेट में उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, टेक्निकल फील्ड में सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने स्विच कर लिया अपना फील्ड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि एक ही सेक्टर को टारगेट करके चलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम उस सेक्टर में, क्या पता हम दूसरे सेक्टर ट्राई ही नहीं करते हैं, एक ही सेक्टर में, सपोज बैंकिंग सेक्टर में ही ट्राई कर रहे हैं, एसएससी की तरफ नहीं जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सपोज हमारी स्किल्स क्या पता उस सेक्टर के लिए अच्छी हो। तो हमेशा मल्टीपल सेक्टर में भी ट्राई करना चाहिए। अगर आपके मल्टीपल फेलियर हो रहे हैं तो आप दूसरे सेक्टर की जॉब को भी ट्राई जरूर करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में स्पेसिफिकली। ये सर, इसमें मैं भी ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इवन जब मेरा मैंने गेट के लिए तो बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई की थी उस टाइम पे, उसमें लगभग हम्म। 14 से 15 सब्जेक्ट आते थे। तो दूसरा अटेम्प्ट के बाद में कहीं न कहीं ये मेरे को चीज़ को रियलाइज़ हो गया था कि इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। मतलब मैंने सब कुछ कवर कर चुका हूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली आप उस 3 घंटे में अपने आप को किस तरीके से मूव करते हो, वो मैटर करता है। तो वो चीज़ फिर मेरे को समझ में आ रही थी कि देखो यार, तैयारी अपन कर ही चुके हैं। अब उस बीच में फिर दूसरे एग्जाम, जैसे मेरा भाभा एटॉमिक सर्चर सेंटर और इसरो की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि चलो वो थोड़े हम्म। से वैसे एग्जाम्स रहते हैं और मेरा थोड़ा नेचर भी उस तरफ इंक्लाइन करता है। तो उसको मैंने काफी अच्छे से दिया था, बट फिर वहां भी दोबारा मेरे को फेलियर मिली कि मैं मेरिट में नहीं आ पाया था, ऑल्दो इंटरव्यू दिया था बार्क का जाके। तो उसके बाद फिर एमटेक हुआ, बैंकिंग हुई। तो और इवन बैंकिंग में आने के बाद भी 2022 में मेरे 3 एग्जाम्स ऐसे थे, सिडबी ग्रेड ए, ईएसआईसी एसएसओ और आरबीआई असिस्टेंट, जिसमें मेरा 0.5 से लेके 1 के बीच में तीनों एग्जाम्स में मिस किया था। मतलब यूबीआई ज्वाइन करने के बाद में ऐसा हुआ था। तो उस टाइम थोड़ा सा मैं काफी, कह लीजिए कि वैसे स्टेट में आ गया था कि यार अब तो होना ही नहीं है, अब यहीं पर मतलब इसी बैंक में रहना है। बट ये भी रहता है कि वहां पे आपका थोड़ा सा कंपोजर लेना रहता है, थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हो, वेकेशन पे चले हम्म। जाओ, फैमिली के साथ रहो, आपके जो घर वाले रहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करो, थोड़ा सा और चीजों में इन्वेस्ट कर लो, इन्वेस्ट होने लग मतलब जाओ। एक तरह से अपने आप को रिफ्यूल करो। या रीफ्यूल करो, कहीं ना कहीं वो चीज आप भूलने की कोशिश करो, क्योंकि वो चीज आपके साथ हम्म। डेफिनेटली रहती है। और उस टाइम पे तो डेफिनेटली मेरा थोड़ा स्टेट वैसा नहीं था, लेकिन इवेंचुअली फिर ये समझ में आया कि नहीं, अभी अपने पास में एज है, टाइम है, कैपेसिटी भी है करने की। काम से आने के बाद में लगता था अब करे क्या इंसान, मतलब रात को कई बार जब मैं तैयारी नहीं करता था तो ये सोचता था अब करूं क्या बैठ के, क्योंकि बाहर घूमने जाओ, पार्टीज करना और वो सब करना, ऑलरेडी कहीं ना कहीं गिल्ट हम्म। फील कराता था अंदर से यार, तुम्हारा फेलियर हो रहा है और तुम उसके बाद में ये सब चीजें जाके कर रहे हो। फिर कहा कि चलो एक और बार इसको अपन एफर्ट मारते हैं और डिलीजेंटली करते हैं, और इवेंचुअली उसका रिजल्ट आता है अगर आप लगे रहें तो। इसके बाद फेज 2 के बाद आता है इंटरव्यू, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके भी वेटेज 15% रहती है, बट स्टिल प्लेज ए ग्रेट रोल इन सिलेक्शन, क्योंकि आप उसको भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि वैकेंसीज कम है। एवन 0.25 मार्क्स या 0.1 मार्क्स भी मैटर करता है। तो इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा था और कैसे प्रिपरेशन की थी? इंटरव्यू के बारे में हमें आई थिंक पता पड़ा था समवेयर अराउंड 27 और 28 नवंबर को। और इंटरव्यू था 16, मेरा जो था पहले स्लॉट में था, 16 दिसंबर हम्म। को मेरा इंटरव्यू था गिफ्ट सिटी में। और इसके पहले एक छोटी सी चीज ये हो गई थी कि 25 नवंबर के आसपास हम लोग का प्रमोशनल, जो इंटरनल प्रमोशन रहते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया था, और वो हम लोग का दिल्ली में असाइन हुआ था 2 और 3 तारीख को। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे थोड़ा सा मैं वो हो गया था कि यार, मतलब अगर आईएफएससी में ऑलरेडी इतनी कम सीटें रहती हैं तो थोड़ा सा दिमाग में था कि यार वहां हो सकता ना हो, लेकिन यहाँ हो जाए। तो उस हम्म। टाइम में थोड़ा अपना प्रमोशनल इंटरव्यू के बारे में तैयार किया था, तो उस वजह से मेरा जो बैंकिंग का, मतलब जो मेरा जॉब रोल का था, वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। अपना जो बेसिक बैकग्राउंड था वो प्रिपेयर कर लिया था, और हम्म। वो दे के भी आया था। और फिर वहां से दे के आने के बाद में समवेयर अराउंड 5 या 6 तारीख को मैंने स्पेसिफिकली आईएफएससी के लिए तैयारी शुरू की थी। तो अब टाइम मेरे पास थोड़ा कम था उस टाइम पे, तो फिर वहां पे मैंने जैसे चैट जीपीटी वगैरह रहता है, इन सब का काफी इस्तेमाल किया था, मतलब इनका मैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो वहां पे मैंने ये यूज किया था कि सबसे पहले आईएफएससी की वेबसाइट और गिफ्ट की वेबसाइट पे जाके उनके जो ब्रोशर्स रहते हैं, जो मेजर मेजर सर्कुलर्स और प्रेस रिलीजेस थे, वो निकाल लिए थे।
और चैट जीपीटी में डाल के जो उनके कीवर्ड्स हैं वो निकाल लिया, एक क्वेश्चन हम्म आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चंस बना लिए जैसे किसी सर्कुलर को डाल के, कि बेसिक जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, अवर ग्रीनिंग क्या होती है, इस तरह की चीजें, जिसपे आर्बिट्रेशन सेंटर क्या होता है, इस तरह के Q&A फॉर्मेट में, मतलब जल्दी रिवाइज करने के लिए कि आपको बेसिक ये पता पड़ जाए कि आईएफएससी करंटली किस पे काम कर रहा है। हम्म 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 और इसके अलावा जैसे यूट्यूब पे जाके स्पीचेस देखी थी, बीएफएसआई एक समिट हुई थी, तो उसके ट्रांसक्रिप्ट्स निकाल के इवेंचुअली उस पे चैट जीपीटी पे डाल के उनका समरी बना लिया कि हॉट टॉपिक्स कौन से हैं, जो चेयरमैन हैं या फिर जो मीडिया है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पीएम मोदी किन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो इनकी समरी बना के फिर इनको बार बार पढ़ लिया था, तो कहीं ना कहीं आईएफएससी का एक बैकग्राउंड तैयार हो गया था। और हम्म। फिर बेसिक एचआर के क्वेश्चंस हो गए, और कुछ जॉब्स रिलेटेड तो ऑलरेडी तैयार हो ही गया था। तो ये मैंने इस बीच में 7 दिन किया था, इवन मैंने मॉक भी दिए थे आपके इंस्टीट्यूट के और 2 और इंस्टीट्यूट के दिए थे। और लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी जो मेरा इंटरव्यू था उसमें उन्होंने सिर्फ मेरे जॉब से पूछा था, मतलब एज सच उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा था, बेसिक एमएसएमई की क्या डेफिनेशन रहती है, और आप जॉब क्या करते हो, वहां पे आपको क्या दिक्कतें आती हैं, आपने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल किया है, या फिर अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो किस तरीके से हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि वो पर्सनैलिटी जज करना चाह रहे हैं कि आप अगर पॉलिसी मेकिंग में आते हो तो आप, अगर कभी दिक्कत आती है तो क्या आप बीच का रास्ता निकाल सकते हो, या हम्म। फिर आप प्रेशर में आ जाओगे, क्या होगे। तो उस तरीके से मैंने थोड़ा अपना इंटरव्यू बेंड करने की कोशिश की थी, और इवेंचुअली मेरे हिसाब से तो अबव एवरेज कह सकते हैं, ठीक ठाक रहा था इंटरव्यू। और हमारी जो पैनल हेड थी स्मिता नागराज मैम थी, एमएस साहू सर भी थे, उनको देख के ही उस टाइम पे काफी वैसा टाइप का फील हुआ था कि बताओ इनके बारे में जो अभी 2 साल तक पहले तक पढ़ते थे रटते थे नाम, वो सामने हम्म। बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। और कहीं काफी कॉर्डियल भी इनका जो पैनल था काफी कॉर्डियल रहता है, तो इवेंचुअली आप, अगर आप प्रिपेयर करके आए हो और अपने बारे में जानते हो तो आप इजीली बता सकते हैं। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आईएफएससी है? हाँ सर, पूछा तो नहीं, एक्सपेक्ट तो किया था शायद पूछेंगे, बट उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने सीधे ओके। पूछा था कि आपका जो नाम है ये बहुत मराठी टाइप का लगता है, मिलिंद मोस्टली इधर होता है, आप जबलपुर से हो, इस तरह की, हम्म। मतलब कैजुअल शुरुआत की थी थोड़ा सा मेरे को कंफर्ट करने के लिए। और फिर नॉर्मल कि आपका क्या जॉब है, टीवी जैसे कई लोग को नहीं पता होता है कि उसका मतलब क्या होता है, आप जॉब है, हम्म। डेस्क जॉब है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप हैंडल करते हो, जबलपुर में किस तरह का रीजनल है आपका, मतलब किस तरह की प्रोफाइल्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके पास में। तो उसी पे ही मेरा इंटरव्यू समवेयर अराउंड 25 मिनट्स चला था। एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल सोर्स की तरफ भागते हैं। एक फियर ऑफ फेलियर रहता है माइंड में कि नहीं, उस कंटेंट में क्या मिस कर सकता हूँ। तो एक जेन्युइन एडवाइस चाहूंगा मैं एस्पायरेंट्स के लिए कि क्या एक ही सोर्स को फॉलो करके एग्जाम निकाला जा सकता है? डेफिनेटली सर, इस चीज़ पे तो मैं खुद बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 सोर्सेज यूज़ किए थे, एक नहीं था, लेकिन मैंने पूरा पूरा इन्हीं पे रिलाई किया। इसके अलावा मतलब इतना भी नहीं था कि मैंने हम्म दिन की क्या न्यूज़ आती थी या पेपर में कौन से आर्टिकल आ रहा है वो भी नहीं पढ़ता, मतलब इसी पे ही पूरा पूरा रिलाई करता था। हम्म और आप ये चीज़ नोटिस करें कि हर साल हर कोचिंग से, आप किसी भी कोचिंग से लड़के निकल रहे हैं, तो हम्म कहीं ना कहीं आप अगर, और कोचिंग वाले भी उस पर अल्टीमेटली काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी चीज ही प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अगर उतना ही कर लो, मतलब 1-2 साल में मेरी लर्निंग्स ये भी थी कि आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागोगे तो आप एक तो पूरा कर नहीं पा रहे हो, 4 कहाँ से पूरा करोगे। तो ये चीज मेरे को समझ में आई कि आप एक को पकड़ो, शुरू से लेके उसी के साथ में स्टिक रहो, मल्टीपल रिविजन्स करो, तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल 80% कवर हो ही जाता है। और ठीक है, आपको अगर दूसरी कोचिंग का किसी का अच्छा मटेरियल, कोई स्पेसिफिक पार्ट लग रहा है, कोई अच्छा एमसीक्यूज देता है, कोई अच्छा एक्ट्स या पीडीएफ की, मतलब शॉर्ट में पीडीएफ देता है, तो आप उनको एड ऑन के तौर पे यूज कर सकते हो, बट उसके बीच में कंफ्यूज होकर अपना टाइम वेस्ट करना इज नॉट गुड। ओके। तो मिलिंद, काफी लर्निंग्स रहेंगी फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए भी इस इंटरव्यू से, इस स्ट्रेटजी से। तो आपका क्या मैसेज रहेगा फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए? आप भी एक एस्पायरेंट की जर्नी से अभी ऑफिसर की जर्नी में हैं, ऑफिसर बन गए हैं आईएफएससी ग्रेडेड। तो एज ए एस्पायरेंट आप क्या एडवाइस करना चाहोगे सर फ्यूचर बेसिक तो एस्पायरेंट्स में? मैं, यस सर, बेसिक तो मैं यही बोलूंगा कि आप अगर शुरू किए हो तो क्यों शुरू कर रहे हो, पहले आप तो वो चीज़ क्लियर कर लो। मतलब ठीक है, किसी के साथ प्रोफेशनल दिक्कतें होती हैं, पर्सनल हम्म होती हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपके क्लियर होनी चाहिए कि आप, क्योंकि बहुत ऐसे टाइम्स आते हैं आप फेलियर्स होते हो, आपके पास में पर्सनल ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि आप उसको कई बार साइड नहीं कर सकते हो, हैंडल करना पड़ता है, बट इवेंचुअली वो गोल आपके सामने सेट रहना चाहिए किसी ना किसी वे में, और आपको सबकॉन्शियसली भी उसकी तरफ ही एक्ट करना चाहिए। इवन लाइक मेरा जॉब था इस तरीके का कि कई बार इवन मैं आज तक किसी ऑफिस पार्टी में नहीं गया हूँ, सिर्फ 2 पार्टीज अटेंड किया हूँ, तो
इवन लोग भी मेरे को कहते थे कि ये तो दिखता ही नहीं, इवन एडमिन ऑफिस में बैठता है उसके बाद भी। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता रहता था कि यार मैं जितना ज्यादा टाइम किसी और के साथ में दूंगा, वो मेरा कहीं ना कहीं टाइम भी जा रहा होगा, एनर्जी भी जा रही होगी। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो। और वही है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई फिर साथ साथ में अपने आप को हल्का रखने के लिए कुछ साइड बाय साइड चीज़ें करते रहें, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व ना हो। घर वालों के साथ में, या फिर सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट रहता है वो आपके घर वाले ही रहते हैं, और आपके कुछ जो खास दोस्त रहते हैं वो रहते हैं, तो उनके साथ में आप अच्छे रिलेशंस बना के रखें। बाकी तो सर करने से हो जाता है आई थिंक। अगर आप मन से तैयारी किए हो तो आई थिंक, आई बिलीव कि वो आगे जाके सक्सेस आपको किसी ना किसी फॉर्म में देती है। So, thank you, Milind, for this wonderful session. And I wish you good luck for your future journey at IFSC. थैंक यू And सर। many congratulations again. And thank you. थैंक यू।